आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का ख्वाब देखा और एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया कि जिसने भारत के लिए तरक्की की राह गामजन कर दी। ये कहानी है टाटा ग्रुप की, तो इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाएं। 1839 में जमशेद का जन्म होता है और 1858 में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलात के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेद जी सिर्फ कॉटन ट्रेड से मुतमईन नहीं थे, वो चाहते थे कि वो इस कॉटन से खुद के क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करें। इसीलिए उन्होंने 1877 में नागपुर में इम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि वहाँ के वर्कर अपने काम को लेकर संजीदा नहीं थे। हर दिन 20% वर्कर एब्सेंट होते थे और हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। इसी को देखते हुए जमशेद जी ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की। मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी और साथ वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और साथ ही फैमिली डेज और स्पोर्ट डेज जैसे इवेंट्स भी करवाए। और इन्हीं इवेंट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवार्ड भी दिया जाता था। इन सभी स्टेप से वर्कर्स अपने आप को वैल्यूड फील करने लगे। नतीजतन उनकी परफॉर्मेंस और अटेंडेंस दोनों इम्प्रूव होने लगे। और इनमें कुछ स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक्स थी कि इससे पहले तब तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने और भी एरियाज में बिजनेस एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग शुरू की और पंचगनी आज भी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए माना जाता है। सेठ जी ने यह महसूस किया कि बंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वार्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में ज़मीनें खरीदी और टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया और लोकल किसानों से सिल्क फार्मिंग करवाई और इसी वजह से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बम्बई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने 1898 में ताज महल होटल बनाना स्टार्ट किया। उनका विजन था कि होटल का हर कमरा समंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो कि जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया। जमशेद जी ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इनिशिएटिव था उनका स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। क्योंकि इंडिया में रेलवेज, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की ज़रूरत थी, इसलिए उनका ख्वाब था कि इंडिया के अंदर ही स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाए और उन्होंने इसके लिए 17 साल लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन जमशेद जी को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ा और फिर अल्टीमेटली उन्हें 1899 में बेंगलोर में रिच आयरन रिजर्व मिल गए। इसके बाद उन्होंने आयरन माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी इंडिया के अंदर स्टील बनता खुद अपनी आंखों से न देख पाए, क्योंकि 1904 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और उनके बाद उनके ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी ली उनके बेटे तोराब जी ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में यूरोप से काफ़ी पीछे है। वो इंडिया में ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे जो इंडिया के अंदर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट पैदा कर सके। इसलिए तोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की हेल्प से 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इस्टेब्लिश किया। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी ख्वाब देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा में दूधसागर फॉल्स का इस्तेमाल करके पावर जनरेशन किया जाता था। तोराब जी ने 7000 वर्कर्स को हायर किया और आर्टिफिशियल लेक्स और डैम्स बनाए। 1911 में प्लांट तैयार हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई इंडस्ट्रीज और मिल्स को इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं प्लांट से मिलना शुरू हो गई। 1932 में तोराब जी टाटा की डेथ हो गई थी, लेकिन जिंदगी में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्स कर दिया था। तोराबजी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली टाटा फैमिली के एक यंग मेंबर जे.आर.डी. टाटा ने। जे.आर.डी. टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वो एविएशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे
उन्होंने 1932 में टाटा एविएशन का आगाज किया। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। जेआरडी टाटा ने यह ऑब्जर्व किया कि इंडिया को सोडा ऐश और कास्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। जेआरडी टाटा ने सोचा कि क्यों ना इनको इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया। इसलिए 1939 में गुजरात में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही आगाज हुआ टाटा केमिकल्स का। इंडिपेंडेंस के बाद जेआरडी टाटा ने देखा कि इंडिया के अंदर कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है। उन्होंने आगाज किया लैक्मे का। लैक्मी फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लक्ष्मी। जेआरडी ने इसको एक इंडियन नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंडियन वुमेन्स उस वक्त फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी, इसलिए उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड को फॉरेन नाम दिया। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में रेलवेज इंजन बनाने वाली एक फैक्ट्री को बिल्ड किया और आगाज किया टेल्को का। शुरू में ये रेलवेज के लिए सिर्फ स्टीम इंजन्स बनाती थी, लेकिन जल्द ही जेआरडी ने इसको ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंड कर दिया। टाटा ने 407 ट्रक लॉन्च किया जो कि अपनी स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हो गए और इसने 70% मार्केट शेयर अपने नाम किया। और आज इस ट्रक और इंजन बनाने वाली कंपनी को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। जेआरडी टाटा ने इंडो चाइना वार और इंडो पाक वार में गवर्नमेंट को एश्योरेंस दी और टाटा के इंजीनियर्स को मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए दिल्ली भेज दिया और जेआरडी टाटा ने इंडिया को वार में बहुत ज्यादा हेल्प की। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया, लेकिन अब 27 की एज में वक्त आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमान किसी और के हाथ में दे। आखिर ये कमान किसको मिली और वो कौन था जिसने टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया? इन सारे सवालों के जवाब भी आपको देंगे, लेकिन इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में, तो इंतजार कीजिए।